नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। यूपी टेट सीरीज सुपर टेट के मॉडल पेपर हम आपको करा रहे हैं। तो मॉडल पेपर नंबर जो 19 है आपका, इसके हमने हिंदी के प्रश्न देखे थे। साइड में बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा, 30 प्रश्न आप देख सकते हैं। आज हम ईवीएस के 30 प्रश्न देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर जो है वो 121 पे प्रश्न आपका है कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, जो कि वर्ष 1961 में जीवों के पर्यावरण संरक्षण के लिए स्थापित किया गया था, इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ है? जेनेवा, बर्न, ओस्लो, स्विट्जरलैंड। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर जो है आपका बताना है, इसका जो मुख्यालय है वो जो है वो कहाँ है। आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो इसका जो मुख्यालय है वो आपका स्विट्जरलैंड में स्थित है। और स्विट्जरलैंड ना ऑप्शन में दे करके ग्लैंड आपको ऑप्शन में देखने को मिले, तो ग्लैंड भी आपका जो है वो सही होगा। ग्लैंड कह लीजिए, स्विट्जरलैंड इसी के अंतर्गत आ जाता है, तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में जो है इसका मुख्यालय है, WWF का। और ये भी ध्यान रखिएगा, जो इसका गठन वर्ष लिखा हुआ है, स्थापना वर्ष लिखा हुआ है 1961। तारीख आप याद रखना चाहते हैं तो 29 अप्रैल की तारीख थी। 29 अप्रैल 1961 आपका यहाँ पर जो है सही होगा। अगला देखते हैं आपका प्रश्न 122 है कि पादप, हिरण, भेड़िया, शेर, इनसे निर्मित खाद्य श्रृंखला में सबसे कम ऊर्जा जो है वो किस में होगी? शेर में होगी, भेड़िया में होगी, हिरण में होगी, पादप में होगी। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। आंसर की बात करते हैं, शेर, भेड़िया, हिरण या पादप में तो सबसे कम ऊर्जा जो है वो सबसे जो लास्ट में आएगा उसमें होगी, यानी कि शेर में होगी, क्योंकि 10% ऊर्जा का जो स्थानांतरण है वो जो है वो होता रहता है। तो जब स्टार्टिंग से होना स्टार्ट हो जाएगा तो लास्ट में सबसे कम पहुंचेगी। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन पहला वाला यहाँ पर सही होगा। अगला है, जीवों की समस्त बाह्य दशाओं का योग क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है, पारिस्थितिकी कहलाता है, जीव मंडल कहलाता है या परिवेश कहलाता है। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। जीवों की समस्त बाह्य दशाओं का योग जो है वो क्या कहलाता है? आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो पर्यावरण इसे हम कहते हैं। फर्स्ट वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला देखते हैं आपका 124 प्रश्न, जीवाश्म नेशनल पार्क जो है कहाँ स्थित है? ये वाला प्रश्न मैंने जो है वो पिछले वाला वीडियो में आपसे पूछा भी था। जीवाश्म नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? केरल में है, कर्नाटक में है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर तो आपका मध्य प्रदेश जो है वो सही होगा। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान भारत के मध्य प्रदेश राज्य का जो दक्षिणी पूर्वी भाग है उसमें शाहपुरा विकास खंड लगता है। शाहपुरा विकास खंड, और जिला जो है आपका डिंडोरी जिला, और उसके अंतर्गत मंडला। इतना डिटेल में याद रखिए, डायरेक्ट मध्य प्रदेश याद रखिए। ऑप्शन में आएगा तो एमपी आपसे जो है वो पूछा जाएगा। और ये मध्य प्रदेश का पहला जीवाश्म उद्यान है और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, क्योंकि प्रश्न पूछने का जो रीजन होता है कहीं ना कहीं उसकी कोई खासियत से होता है। तो जीवाश्म जो नेशनल पार्क है, ये मध्य प्रदेश का प्रथम जीवाश्म उद्यान है और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, और एक पौधे के जीवाश्म का राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1983 में हुई थी। और इस राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और बांधव राष्ट्रीय उद्यान जो है उसके बीच में है। अगला देखते हैं आपका, हाल ही के वर्षों में इस विषय पर चिंता बढ़ रही है कि मथुरा की तेल जो परिष्करणशाला है और ऊष्मीय शक्ति संयंत्र है, उनके कारण आगरा के ताजमहल को खतरा हो गया है। तो ताज को कोई भी संभावित क्षति पहुंच सकने का मुख्य वैज्ञानिक आधार जो है वो क्या होता है, वो यहाँ पर पूछा गया है। अम्ल अवक्षेपण और क्षोभमंडल ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, रासायनिक कोहरा। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो मथुरा की तेल परिष्करणशाला और ऊष्मीय शक्ति संयंत्रों के कारण आगरा के ताजमहल को खतरा हो गया है, और वो रीजन आपका हो जाएगा अम्ल अवक्षेपण और क्षोभ मंडल ओजोन। अब यहाँ पर बात हुई है तेल क्षेत्र की, तो आपको पता होना चाहिए भारत देश की पहली रिफाइनरी जो है वो आपको 1893 में डिगबोई में स्थापित जो है वो की गई थी। किस राज्य में सबसे ज्यादा रिफाइनरी है? तो असम राज्य में सबसे ज्यादा जो है वो रिफाइनरी है। क्योंकि जो पेपर आपका बना था अभी वाला, उसमें जीके के क्वेश्चन बहुत पूछे गए थे। 126 प्रश्न है। इनमें से पहली श्रेणी का प्रदूषण संकेतक कौन है? मधुमक्खी, तितली, मोलस्का, चूड़ प्रवार। ये मोलस्का जो है ये संघ है, तो चूड़ प्रवार और डेंडलियान। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। प्रथम श्रेणी का प्रदूषण संकेतक
आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन ही चूड़ प्रावार मोलस्का जो है वो सही होगा, प्रथम श्रेणी का प्रदूषण संकेतक। अगला देखते हैं आपका प्रश्न 127 की इनमें से सुमेलित करना है। एक तरफ आपको अभ्यारण दे रखे हैं, एक तरफ उनकी स्थिति दे रखी है और सही मिलान करके आपको बताना है कौन सा किससे मैच होगा। तो नागरहोल अभ्यारण आपका कहाँ पर है? तो नागरहोल आपका अभ्यारण जो है वो कर्नाटक में है, इसी वाले से मैच हो जाएगा। किश्तवाड़ जो अभ्यारण्य है तो ये आपका जम्मू कश्मीर में है। जैसे आपको कश्मीर घूमने जाना है, वहां पर क्या है, बहुत सी बर्फ गिरती है, तो आपके लिए उसको बहुत सारा पैसा होना चाहिए, नहीं है तो आप किस्त लेकर जा सकते हैं, तो किस्त से कश्मीर को जोड़ सकते हैं आप। काजीरंगा तो आप सभी को पता है, काजीरंगा अभ्यारण्य आपका असम में है, ये आपका बी वाले से मैच हो जाएगा। बचा क्या आपका पराम्बीकुलम अभ्यारण्य, तो दो ऑप्शन बचे, एक राजस्थान और एक आपका केरल, तो इन दोनों में से किससे मैच करेंगे, तो ये आपका केरल में है। तो आपका नागरहोल अभ्यारण्य कर्नाटक में है, किश्तवाड़ किस्त लेने कर आप कश्मीर घूम सकते हैं, काजीरंगा असम में है और पराम्बीकुलम अभ्यारण्य केरल में है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी ए डी ई सेकेंड वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। अगला देखते हैं 128, घरों के साज सज्जा की सामग्री में रखे गए कृत्रिम पारितंत्र को क्या कहते हैं? हर्बेरियम, एक्वेरियम, हाइड्रोपोनिक्स या वीडियोफोन। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। घरों के साज सज्जा की सामग्री में रखे गए जो कृत्रिम पारितंत्र होते हैं उसे हम कहते हैं एक्वेरियम। बहुतों के यहाँ होता भी है, मेरे यहाँ भी है, सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला देखते हैं आपका, एक तालाब के पारितंत्र में जीव भार का जो पिरामिड होता है वो कैसा होता है? सीधा, उल्टा, उल्टा सीधा या किसी भी प्रकार का? तो आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका यहाँ पर जो पिरामिड होता है वो उल्टा होता है, सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। एक तालाब का जो पारितंत्र होता है उसमें जीव भार का पिरामिड। उल्टा बनने का रीजन क्या होता है? क्योंकि जो जलीय पारिस्थितिक तंत्र होता है उसमें तालाब जैसे समुद्र में जो जैव भार है उसका पिरामिड उसके भार के अकॉर्डिंग हम बनाते हैं ना, तो सर्वोच्च श्रेणी के जो इसमें उपभोक्ता आते हैं उनका जैव भार ज्यादा होता है, इसलिए वो आपके जब ज्यादा प्रदर्शित करेंगे तो उस आधार पर आपका जो ये पिरामिड उल्टा बनता है। आपके कितने टाइप होते हैं पारिस्थितिक पिरामिड के? एक होता है आपका जैव संख्या का पिरामिड, जहां पर संख्या के आधार पर हम बनाते हैं। जैसे ये पिरामिड हमने बनाया, उसमें आप इस तरीके से तीन स्तर दर्शाते हैं, तो जिनकी संख्या ज्यादा होगी उनको दर्शाएंगे, फिर उससे कम, और ये तीनों एक दूसरे पर डिपेंड होंगे इस तरीके से। तो जीव संख्या का पिरामिड, ऐसे एक जीव भार का पिरामिड जो कि प्रश्न में पूछा गया था उनके भार के अकॉर्डिंग, और एक होता है आपका ऊर्जा का पिरामिड। अगला देखते हैं 130, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठतम योगदान के लिए वन रोपण तथा परती भूमि के संरक्षण में, वन्य जीव संरक्षण में, स्वास्थ्य स्वच्छ प्रौद्योगिकी और विकास में, पर्यावरण पर हिंदी पुस्तक लेखन में। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठतम योगदान के लिए स्वच्छ प्रौद्योगिकी और विकास में योगदान के लिए आपका है ये। बाकी यहाँ पर वन्य जीव संरक्षण भी लिखा हुआ है, उसको देखकर कंफ्यूज ना होइएगा। आपका स्वच्छ प्रौद्योगिकी और विकास कह लीजिए या नई प्रौद्योगिकियों के विकास के संदर्भ में, इन सभी संदर्भ में आपका दिया जाता है। 131 प्रश्न देखते हैं कि टाटा ऊर्जा अनुसंधान नई दिल्ली द्वारा स्वतंत्रता के बाद से देश के पर्यावरण के अवक्रमण का प्रालेखन और आगामी 50 वर्षों में इसके निगमन हेतु युक्तिपूर्वक विकास के लिए परिवर्तित योजना जो है वो क्या कहलाती है? ग्रीन इंडिया कहलाती है, धारणीय कृषि मिशन कहलाती है, वाटर मिशन कहलाती है, सोलर मिशन कहलाती है। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो इसे हम ग्रीन इंडिया के नाम से जानते हैं, पहला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 132 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप से केवल पश्चिमी हिमालय में पाया जाता है। भारत में स्लो लॉरिस उत्तर पूर्व के सघन वनों में रहता है। आपको बताना है कि केवल दूसरा सही है या फिर केवल पहला सही है या फिर दोनों सही हैं या दोनों जो है वो गलत हैं। तो पहला वाला तो यहाँ पर गलत है, लाल पांडा के संदर्भ में जो लिखा हुआ है, लाल पांडा जो है वो आप कहेंगे जो चीनी क्षेत्र है उसमें दक्षिण पश्चिमी चीन जो है उसमें पाए जाते हैं और पूर्वी हिमालय में पाए जाते हैं। यहाँ पर भारत में बात की गई है पश्चिम हिमालय, तो ये गलत है। पहले सेकंड वाला सही है, भारत में स्लो लॉरिस उत्तर पूर्व के सघन वनों में, सेकंड वाला सही है। आंसर आपका केवल दो सही है, ये वाला आपका जो है वो सही होगा। लाल पांडा जो है इसके बारे में आपको ये भी पता होना चाहिए कि
ये एक स्तनपायी प्रजाति है जो कि भारत के अगर राज्यों की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। पेड़ों पर निवास करता है। खाने के लिए इसे पसंद है बाँस, बाँस आहार के रूप में लेता है और पक्षी, अंडे, कीड़े ये सब भी जो है वो खाता है, पर बाँस जो है फ़ेमस है। और आईयूसीएन जो रेड लिस्ट है जारी होती है ना, संकटग्रस्त जो है उसमें भी इसको सूचीबद्ध किया गया है। कहीं न कहीं इनकी जो आबादी है वो घटती जा रही है इसलिए। 133 प्रश्न है, वायुमंडल में निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से अम्लीय वर्षा होती है? अम्लीय वर्षा वाले क्वेश्चन बहुत बार करा चुके हैं, बताइए कौन सा सही होगा, किसी का गलत नहीं होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा। इसी प्रकार आगे भी हम अच्छे-अच्छे प्रश्न प्रैक्टिस करते रहें। जल्दी हम जो शाम वाला समय चल रहा है उसमें एक मैराथन के रूप में चीज़ों को, जैसा पेपर आपका हुआ है यूपी टेट का, उसके आधार पर हम चीज़ों को कराएँगे। अभी तो उसमें प्रैक्टिस सेट ही चल रहा है, इसमें भी प्रैक्टिस सेट चल रहा है, पर अब तारीख आपकी यूपी टेट की नज़दीक आ रही है, इसलिए थोड़ा-सा डिफरेंट वे में हम चीज़ों को लेकर के चलेंगे। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन पहला वाला यहाँ पर नाइट्रोजन और सल्फर ऑक्साइड आपका जो है यहाँ पर सही होगा। और अम्लीय वर्षा की बात करते हैं तो अम्लीय वर्षा में जो पृथ्वी का वायुमंडल होता है ना उसमें सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड ये क्या करते हैं, जल के साथ क्रिया करते हैं। ये जो है आपके जल के साथ जो है वो क्रिया करते हैं, और जल के साथ क्रिया करके ये बनाते क्या है ये आपको अवश्य पता होना चाहिए। तो जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल और गंधक का तेजाब बनाते हैं। गंधक मतलब सल्फर के लिए हम यूज करते हैं। 134 प्रश्न है, विश्व के किस बायोम को प्रमुख अन्न भंडार और दुग्ध व्यवसाय के क्रोड स्थल की उपमा जो है वो दी गई है? शीतोष्ण घास बायोम, उष्ण कटिबंधीय घास बायोम, रूम सागरीय बायोम या फिर टैगा बायोम? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो शीतोष्ण घास बायोम आपका यहाँ पर जो है वो सही होगा। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं 135 प्रश्न, मात्र रासायनिक क्रिया से निर्माण होता है मीथेन का, सीएफसी का, कार्बन डाइऑक्साइड का या नाइट्रस ऑक्साइड का? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो आपका सही होगा। मात्र रासायनिक क्रिया से जो है निर्माण होता है। आंसर की बात करते हैं तो सीएफसी यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन हम कहते हैं। तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला है, ट्रैफिक संगठन का संबंध इनमें से किससे होता है? वन्य जीवों से संबंधित अनुसंधान और जन जागरूकता के प्रयास से, जैव विविधता संधि से, जीवों तथा वनस्पतियों के अवैध व्यापार से या फिर सभी से? तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो आपका जीवों और वनस्पतियों के अवैध जो व्यापार होता है उससे संबंधित होता है ट्रैफिक संगठन। ये मेनली वर्क करती है आपकी जैव विविधता संरक्षण और सतत विकास के संदर्भ में। और फुल फॉर्म इसकी क्या होती है, तो ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन कॉमर्स, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ट्रैफिक की फुल फॉर्म टी से आपका ट्रेड, आर से आपका रिकॉर्ड, ए से आपका एनालिसिस और ऑफ होता है, और दोनों जो एफ हैं इससे होता है फ्लोरा एंड फौना, और आई से इन और सी से कॉमर्स। तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है। अगला देखते हैं आपका, तो 37 अपघटक जीवों का उदाहरण है शैवाल, प्लांक्टन, कवक, मेढक। बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। तो कौन अपघटक करते हैं चीजों का? बिल्कुल आपका कवक करते हैं, तो थर्ड वाला कवक आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 138 प्रश्न है, कुछ पौधों की जो जड़ें होती हैं वो विष के समान पदार्थों का श्रावण करके अन्य जाति के पौधों की वृद्धि को संदर्भित करती हैं। तो ये जो क्रिया है उसको क्या कहते हैं? एलिलोपैथी, एलोपैथी, निष्क्रिय अवरोध या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। कुछ पौधों की जड़ें विष के समान पदार्थों का श्रावण करके अन्य जाति के पौधों की वृद्धि को संदर्भित करती हैं, तो इसे हम एलिलोपैथी के नाम से जानते हैं। फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एलोपैथी या एलिलोपैथी एक जैविक घटना होती है, एक पौधा दूसरे की वृद्धि को रोकता है, क्योंकि वृद्धि जो है उसको संदर्भित करता है, तो उसी को दूसरे तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला है, इनमें से राज्य, निम्नलिखित जो राज्य समूह है इनमें से किसमें वन्य कुल भौगोलिक क्षेत्र के 75% से अधिक क्षेत्रफल पर जो है वो फैले हुए हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, असम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मध्य प्रदेश? कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। 7 राज्य आपको मैं बताऊंगा जहां पर 75% से अधिक वन देखने को मिलता है, जिसमें आपका मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, ये सब आ जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए तो मणिपुर यहाँ पर एक दे रखा है, तो इस तरीके से आप ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं, और सेकंड वाला यहाँ सही भी होगा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड। अगला देखते हैं आपका प्रश्न,
140 साल सागौन तथा शीशम किस बायोम के जो है वो वृक्ष हैं? मानसूनी बायोम के हैं, रूम सागरी बायोम के हैं, विषुवत रेखीय वन बायोम के हैं या मानसूनी सदाबहारी? बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो मानसूनी बायोम यहाँ पर जो है वो सही होगा। साल है, सागौन है, शीशम है, ये सब मानसूनी बायोम में आ जाते हैं। 141 प्रश्न है, पर्यावरण के जो विभिन्न घटक हैं उनके मध्य संतुलन की जो अवस्था है उसको बनाए रखते हुए स्वपोषक तंत्रों और अन्य प्राकृतिक जो क्रियाएं हैं उनका संचालन करना क्या कहलाता है? पर्यावरण प्रबंधन कहलाता है, पर्यावरण या पारिस्थितिकी संतुलन कहलाता है, या पारिस्थितिकी चरम कहलाता है, या पर्यावरण संतुलन कहलाता है? बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। तो उसे हम पर्यावरण प्रबंधन का नाम देते हैं। फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला 142 प्रश्न है, हरे पौधे जो है उनको पारिस्थितिकी में क्या कहते हैं? संप्रेषक कहते हैं, उत्पादक कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं, या परावर्तक कहते हैं? बताइए। परावर्तक तो आपका कहते नहीं है, संप्रेषक आपका कहते नहीं है, उत्पादक या उपभोक्ता में से कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। तो हरे पौधों को पारिस्थितिकी में उत्पादक कहते हैं। सेकंड वाला आपका ऑप्शन यहाँ सही होगा। 143 है कि पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना किससे होती है? भौतिक तंत्र से, जैविक तंत्र से, दोनों से, या भौतिक, जैविक और सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से? कौन सा इनमें से सही होगा? तो पर्यावरण में सभी आपके आ जाते हैं, चाहे वो भौतिक हो, चाहे वो जैविक हो, चाहे वो सांस्कृतिक हो। फोर्थ वाला ही आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला 144 प्रश्न है, जीवों में ऊर्जा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? जल चक्र से होता है, अवसादी चक्र से होता है, खाद्य श्रृंखला से होता है, या जंतु श्रृंखला से होता है? बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। अच्छा प्रश्न है, पूछा जाता है यहाँ से एक क्वेश्चन जल चक्र और इस खाद्य श्रृंखला से। आंसर की बात करते हैं तो आपका जीवों में ऊर्जा का स्थानांतरण खाद्य श्रृंखला से होता है। थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 145 प्रश्न है, सामान्य रूप से आहार श्रृंखला में कितनी कड़ियां होती हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? सामान्य स्तर या सामान्य आधार पर पूछा गया है। बताइए कौन सा सही होगा। तो वैसे तो हम 3 ही मेन देखते हैं, पर अगर सामान्य तौर से देखा जाए तो 4 होते हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर आप कहेंगे तो क्या होगा? घास होगा। रुकिए इसको रफ करते हैं, अब बताते हैं यहाँ पे। जैसे ये घास होगा, ये मान लीजिए घास है। अब इस घास को कौन खाएगा? तो इस घास को कीड़ा खाएगा। तो ये पहला, ये दूसरा स्तर। इन कीड़ों को कौन खाएगा? तो इन कीड़ों को मेढक खाएगा। और मेढक को कौन खाएगा? तो मेढक को सांप खाएगा। तो सामान्य स्तर से हम 4 देखते हैं कड़ियाँ, तो 4 आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। वैसे अगर देखते हैं कि मेन अगर ना आपसे कहा जाए, ऐसे पूछा जाए तो आप उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, वैसे 3 देखते हैं। पर अगर इन स्थान पर आहार श्रृंखला जब आप बनाते हैं, प्रश्न में क्या कह रहा है? आहार श्रृंखला जब बनाते हैं तो सामान्य स्तर से 4 देखते हैं, तो 4 ही के साथ जाएँगे। 146 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व समस्त पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? सिलिकॉन, ऑक्सीजन, लोहा, एल्यूमीनियम? बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। तो 4 ऑप्शन है, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, लोहा, एल्यूमीनियम। सर्वाधिक मात्रा में समस्त पृथ्वी पर पाया जाने वाला कौन सा तत्व है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो लोहा आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है सही होगा। और परसेंटेज आपका लोहा का कितना होता है समस्त पृथ्वी पे अगर बात करें तो ये 35% जो है वो होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है? तो ऑक्सीजन का 30 होता है। ये गैस का नहीं है, इस चीज का समझिएगा। देखिए भूपटल पर जो है आपका अलग होता है परसेंटेज, और समस्त पृथ्वी पर अलग होता है। और ये जो है वो आपके परसेंटेज के अकॉर्डिंग पूछा गया है कि समस्त पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, इस चीज को यहाँ पर समझिएगा। तो ऑक्सीजन का कितना होता है? 30 होता है। सिलिकॉन का कितना होता है? सिलिकॉन का आपका 15 होता है। और आपका जो इसके बाद नंबर आता है वो मैग्नीशियम का आता है जो कि 13 होता है। पर अगर यहीं भूपटल पे पूछा जाएगा तब आपका प्रश्न का ऑप्शन बदल जाएगा, यानी तब वहां पर आंसर बदल जाएगा। तब आप लोहा को नहीं आंसर लगाएंगे, तब ऑक्सीजन को लगाएंगे। भूपटल पर या क्रस्ट पर सबसे ज्यादा जो परसेंटेज होता है वो ऑक्सीजन का होता है, और वो होता है 46.8। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। समस्त पृथ्वी पूछा गया है तो लोहा लगाएंगे, भूपटल पूछा गया है तो ऑक्सीजन लगाएंगे। 147 है, इनमें से कौन सा मुख्य एरोसॉल प्रदूषक है जो कि वायुयान में पाया जाता है? CO, CO2, फ्लोरोकार्बन, SO2? कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन फ्लोरोकार्बन जो है, थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। 148 प्रश्न है, पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या होता है? पर्णहरित होता है, ATP होता है, सूर्य का प्रकाश होता है, या हरे पौधे होता है? कौन सा इनमें से सही होगा? तो पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत जो है वो सूर्य का प्रकाश होता है। थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा।
149 प्रश्न किसी प्रजाति को विस्तृत माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई है। 15 वर्ष से, 20 वर्ष से, 10 वर्ष से या 25 वर्ष से, कौन सा इनमें से सही होगा? तो उसके लिए कितना समय यहाँ पर निर्धारित किया गया है? सेकंड लास्ट प्रश्न है। आंसर की बात करते हैं तो ये जो समय है वो 15 वर्ष आपका यहाँ पर जो है वो सही होगा, पहला वाला ऑप्शन। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं। इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और लोग से शेयर भी करते रहिएगा। लास्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सी धातु मानव में विषाक्तता जो है वो उत्पन्न करती है? जस्ता, सीसा, लोहा, मैग्नीशियम। लाइव टाइमिंग दोपहर के 3 बजे की भी है, शाम के 8 बजे की है, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आंसर की बात करते हैं तो सीसा आपका यहाँ पर सही होगा, जो धातु मानव में विषाक्तता जो है वो उत्पन्न करती है। सभी प्रश्न हुए हमारे समाप्त। अब एक प्रश्न आपके लिए भी इसके बाद के सेट से, जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके आपको बताना है। प्रश्न आपका है कि जीन पियाजे के अनुसार कितने वर्ष की आयु तक के जो बच्चे हैं उनमें संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव जो है वो पाया जाता है? पहला ऑप्शन है 4 वर्ष, दूसरा है 6 वर्ष, तीसरा है 8 वर्ष, चौथा है 12 वर्ष। इन चारों में से कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग मैंने पहले ही आपको बता दी है और इसका आंसर अगले वाले सेट में जो है हम देखेंगे। तो आज वीडियो में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।